नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब तो 2 दिन बचे हैं और 1 जून को अंतिम दौर का मतदान, इसी दिन एग्जिट पोल, यानी पता चल ही जाएगा एग्जिट पोल से कि कौन सरकार बना रहा है। कुछ लोगों को अभी भी गलतफहमी है, पर मुझे लगता है कि हमें, आपको और देश को गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी किन-किन को है? जो मोदी विरोधी देश के भीतर भी हैं, कुछ तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, कुछ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो मोदी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव लड़वाने की गलतफहमी पाले हुए हैं। और कुछ देश के बाहर, सीमा के उस पार भी हैं, जो वहीं से बैठे-बैठे चाहते हैं कि मोदी हार जाए और कांग्रेस की सरकार बने, यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। और वो तो खुल करके कह रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी हमें सूट करते हैं, मोदी बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। इसके अलावा जरा ये भी बात करेंगे, ये मणिशंकर अय्यर को माफी क्यों मांगनी पड़ी और किस मुद्दे पर मांगनी पड़ी। ये तो हम और आप जानते ही हैं ना कि नेहरू की गलतियों की वजह से और जो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या ना समझे की वजह से चीन ने हम पर आक्रमण किया। और उसमें जितने अब तक युद्ध हुए हैं चीन या पाकिस्तान के साथ, एकमात्र युद्ध था 1962 का, जिसमें भारतीय सेना जो है वो पराजित हुई थी। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने पिछले दिनों ये कह दिया कि कथित हमला, चीन का कथित हमला 1962 का, यानी जिस हमले और जिस पराजय के सदमे में नेहरू चले गए और अल्टीमेटली चले ही गए इस दुनिया से, वो सदमा इतना गहरा था, उसको ये कथित हमला बता रहे हैं चीन का। पाकिस्तान के तो गुणगान करते ही रहते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के बारे में भी इन्होंने कहा कि वो तो न्यूक्लियर पावर है और उसका भी तो एक सम्मान है, वो स्वयंभू, मतलब स्वायत्त एक संप्रभु राष्ट्र है, उसका सम्मान करना चाहिए भारत को, उससे बातचीत करनी चाहिए। और इसको लेकर के काफी हमलावर भी रही भारतीय जनता पार्टी, यहां तक के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी अटैक किया। एक और मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी का एक बयान, रोहतांग सुरंग का नाम उनकी माताजी के बजाय अटल जी के नाम पर रखे जाने को लेकर के उनकी तीखी प्रतिक्रिया आई है। इसके अलावा जरा एक अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के, और उनके बयान के बाद कुछ गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी, उनको जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। अनुपम जी, शुरुआत क्यों ना मणिशंकर अय्यर से की जाए। मणिशंकर अय्यर अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय वाला बता करके तालकटोरा स्टेडियम के बाहर एक जगह देने की गुस्ताखी ये कर रहे थे, क्योंकि उस समय सत्ता में थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। किसी पत्रकार ने पूछ लिया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, तो इन्होंने कहा था कि लिख लीजिए, 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। फिर 2019 में भी इनका एक इसी तरह का वाहियात बयान आया। 2024 में तो अब तक कई आ चुके हैं। अब ये आकर के फिर पाकिस्तान के बारे में और चीन के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का भट्टा बैठाने में इनका भी योगदान है, और कहीं ना कहीं लोगों को सोचने समझने का एक मौका भी देते हैं ये। देखिए सर, मणिशंकर अय्यर चाय वाला, नीच, ये सब जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन चलिए, अब ये तो मणिशंकर अय्यर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की बात है, और इससे प्रधानमंत्री को फायदा ही हुआ है, नुकसान तो हुआ नहीं। और
उसके बारे में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं ज्यादा बॉदर हूँ इस बात से कि जब वो हिंदुस्तानियों को डराते हैं ये कह के कि पाकिस्तान से डरो वरना वो तुम्हारे ऊपर एटम बम फेंक देगा, पाकिस्तान के मन की करो वरना तुम्हारे ऊपर एटम फेंक, मतलब वो पाकिस्तान को भी मैसेज दे रहे हैं और हमको भी डरा रहे हैं। उन्हें इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, उन्हें इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। वो पाकिस्तान को भी मैसेज दे रहे हैं और हमको डरा रहे हैं। दूसरी बात, आज जो उन्होंने कहा कि द एलिजेड अटैक ऑफ चाइना, यानी चीन द्वारा कथित हमला, यानी कहा जाता है कि चीन ने हमला किया। 3,500 आदमी खो दिए हमने। ओंकार जी, हमारी माता जी बताती हैं कि उन लोग स्कूल कॉलेज में हुआ करती थी और हमारे सैनिकों के पास स्वेटर्स नहीं थे, वो पूरे देश से महिलाएं लड़कियां स्वेटर्स बुन बुन के भेजती थीं। और कैसे कैसे हमारे सोल्जर्स के पास जूते नहीं थे, हमारे सोल्जर्स के पास गर्म कपड़े नहीं थे, हमारे सोल्जर्स के पास हथियार नहीं थे। और हम देखिए, मैं कभी इतने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल के अलावा किसी के लिए नहीं करता, लेकिन आज मैं नेहरू के लिए कर रहा हूँ। ये नेहरू की मूर्खता में वो जो चावल लाई और उनको हिंदी चीनी भाई भाई और सिक्योरिटी काउंसिल की उनको सीट दे देना और देश को सुदृढ़ ना करना, देश को ताकतवर ना करना। उसी दौरान इन्होंने ग्वादर पोर्ट भी ओमान से रिफ्यूज कर दिया था। आज जो ग्वादर हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गया कि हमको चाबहार जाना पड़ रहा है, और इस पे भी कभी वीडियो करिएगा तो डिटेल में बताऊंगा। बहरहाल, तो उसी दौरान ये नेहरू जी की जो इनकी इनकी तरीका था, और ये पता नहीं कौन सा रोमांटिसिज्म लेके आए थे, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे। जुड़ तो आप अपने टाइम में रूस से ही गए, बहरहाल छोड़िए। तो आपका एक अजीब सा रोमांस था जिसने हमें बहुत बुरी मौत मरवाया, और ये लेकिन हमारे जम्मू आजाद भारत। जम्मू जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा लिया, ये भी इनकी मूर्खता की वजह से। 370 भी तो उन्हीं की देन है, बिल्कुल। 370 भी इनकी देन है। तो कुल मिलाकर आजाद भारत ने हमने सिर्फ एक युद्ध हारा, और वो जवाहरलाल नेहरू के चलते, और बड़ा ह्यूमिलेटिंग, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन हो नहीं सकता। और मैं इसकी नेहरू की ये हालत हो गई ओंकार जी कि जिस आरएसएस को उन्होंने बैन किया था 1962 में युद्ध हारने के बाद, 1963 के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड में उन्होंने आरएसएस की टुकड़ी को बुलाकर उनसे मार्च पास्ट कराया। नेहरू को अब, मतलब मैं समझता हूं इससे बड़ा इकबाले जुर्म, इससे बड़ा अपनी गलती का पब्लिक अनाउंसमेंट दूसरा नहीं हो सकता कि जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की टुकड़ी को चाइना वॉर के बाद, अच्छा क्यों कराया? वो देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरना चाह रहे थे, क्योंकि देश डिमोरलाइज था, और उनको समझ में आया कि जिस आरएसएस को उन्होंने बैन करके दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, आज उसी की जरूरत पड़ी कि आपने उनको 26 जनवरी की परेड में वो डंडा लेके आरएसएस वालों ने मार्च किया, देश को बताने के लिए कि साहब घबराने की बात नहीं है। तो ऐसे जहां 3,500 हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजाद भारत की शिकस्त, और उसको ये जोकर कथित हमला कहता है। अपने दर्शकों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं ओंकार जी, मैंने अभी अभी आपको एक किताब का रेफरेंस भेजा है, और आप चाहिएगा तो अपने वीडियो में इसको नीचे लगा दीजिएगा। जिस समय 1962 में चीन ने हम पर हमला किया, मणिशंकर अय्यर साउथ इंडिया की गली गली में घूम के चीन के लिए चंदा एकत्रित कर रहे थे। आप सोचिए ओंकार जी, ये आदमी कांग्रेस का सांसद है। जब चीन ने हम पर हमला किया तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर चीन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे भारत में। मतलब मैं तो निशब्द हूं। और उसके बाद जब ये इंडियन फॉरेन सर्विस आईएएस के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले आईबी की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट आई, का साहब इनको नहीं बैठने दिया जा सकता, ये तो एंटी नेशनल है। फिर साहब इनकी प्रिविलेज फैमिली थी, इधर से फोन हुआ उधर से फोन हुआ, और कांग्रेस में बात होके तब तक उसके तुरंत बाद इन्होंने अप्लाई किया था, नेहरू जी को अप्रोच किया, कुल मिलाकर इनको बैठने दे दिया गया और इनका फॉरेन सर्विस में हो गया। और आप सोचिए किस टाइप के राजदूत रहे होंगे, कि किस टाइप के राजदूत रहे होंगे जो आदमी भारत चीन युद्ध में चीन के लिए चंदा एकत्रित करे, जो आदमी आज भी कहे कि पाकिस्तान से झुक के पेश आओ वरना तुम पे एटम बम छोड़ देंगे। ये हमारे फॉरेन सर्विस के आदमी थे।
राजदूत तो शायद वो थे नहीं कभी, लेकिन फॉरेन सर्विस में तो थे ही। तो कहीं ये बड़ा समय रहते उन्होंने फॉरेन सर्विस से इस्तीफा दे दिया, सांसद हो गए। सांसद बन के भी सिर्फ एक काम किया, साल में 6 बार लाहौर जाना, कराची जाना और इस तरह के इवेंट से पार्ट लेना। आपको याद होगा ये दोनों तो पाकिस्तान जाके बाकायदा एक महफिल में मंच से ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत है। हमारी आपको ये मदद भी याद कीजिए। होगा कि हमारी मदद करिए। आपको ये भी याद होगा कि एक बार राहुल गांधी ने जाके अमेरिका में कहा था कि सारे पश्चिमी देशों को मिलकर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, हमारे देश में दखलंदाजी करनी चाहिए। हस्तक्षेप किस करना किस चाहिए, बिल्कुल। किस हद तक हम गिर गए हैं, आप सोचें कि कांग्रेस के नेता जाके पाकिस्तान में गुहार लगा रहे हैं और कांग्रेस के मुखिया जाके अमेरिका में गुहार लगा रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे देश में दखलंदाजी करे, हस्तक्षेप करे। मतलब ये पॉलिटिकल डिबेट से हटके मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि हमारे देश में आज ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि अगर हम चीन से युद्ध करें तो चीन के लिए चंदा एकत्रित करें, हम पाकिस्तान से बात ना करें। अरे तुमसे अच्छा तो आज नवाज शरीफ ने बयान दिया, मणिशंकर अय्यर। आज नवाज शरीफ ने बयान दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इन दोनों देशों की शत्रुता को समाप्त कर दिया था जब वो लाहौर आए थे, लेकिन हमने यानी पाकिस्तानियों ने उनको धोखा दिया कारगिल में। अगर पाकिस्तान ने भारत को, अटल बिहारी को कारगिल में धोखा नहीं दिया होता तो उन्होंने कहा कि आज हमारे संबंध अच्छे होते और हम आटे के लिए भूखों नहीं मर रहे होते। क्योंकि माना जाता है कि भारत, नरेंद्र मोदी ने बिना एको गोली चलाए पाकिस्तान को उसके घुटनों पे ला दिया। और जब आपसे बात ही नहीं करनी, आपसे सौदा ही नहीं करना, आपसे बिजनेस ही नहीं करना, हम बॉर्डर ही खत्म कर दे। अब ऐसे में आप रो रहे हैं रोज। उनको मालूम है कि भारत से सौदा ही था, हमारी खा रहे थे, हम पे गुर्रा रहे थे। और क्यों हम पे हमारी खा के हम पे गुर्रा रहे थे? क्योंकि हमारे पास मणिशंकर अय्यर जैसे लोग थे, राहुल गांधी जैसे लोग थे। इनसे बेहतर तो वो बंदा नवाज शरीफ है जिसने आज खुल के कहा कि साहब भारत ने तो अपनी तरफ से मसला सुलझा दिया था, हमने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। ओंकार जी, और ये सब किसी भी टनल का नाम सोनिया गांधी के नाम पर क्यों होना चाहिए? सोनिया गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ा इस बात पर परेशानी है, ऐतराज है कि अटल जी के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम क्यों रख दिया गया? देखिए साहब, ये रोहतांग सुरंग का मसला आप समझ लें, जब से बनी है तो ये 7 घंटे का सफर 2 घंटा हो गया है। और 140-40 किलोमीटर कितने का जो, या 120 किलोमीटर का जो रास्ता था वो गिर के 60-70 किलोमीटर रह गया है। 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो ये उनका आइडिया था। तो उन्होंने कहा कि साहब ये बनना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमारी बॉर्डर की एक्सेस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए बाकायदा एक सर्वे टीम लगाई। अब तो पहाड़ों में सर्वे होते होते समय लगता है। सर्वे हुआ 2000 में, उन्होंने कहा 2002 तक सर्वे हुआ, 3 तक। उसके बाद वहां पे आपको टनल बनाने से पहले पूरा जंगल साफ करना था, वो सब हुआ। झाड़ झंकाड़ साफ हुआ, बनाने की शुरुआत होने लगी, तब तक अटल बिहारी चुनाव हार गए। 2004 में कांग्रेस आई, उस पूरे मसले को उठा के उन्होंने ठंडे बस्ते में रख दिया, एकदम भूल गया उन्होंने बोलते। आपको तो याद है कांग्रेस के रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने संसद में कहा था कि साहब हमने तो बॉर्डर्स एकदम खुले छोड़ दिए हैं, हम तो वहां कोई काम ही नहीं करते, हम काम करते हैं तो चीन नाराज हो जाता है। हमने बॉर्डर की सुरक्षा का यही एक तरीका निकाला है कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक नजर नहीं आएंगे तो चीन नाराज नहीं होगा, बॉर्डर पे हम काम नहीं करेंगे तो चीन नाराज नहीं होगा। ऑफकोर्स चीन खुश होगा। वो तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और बॉर्डर तक आपकी 4 लेन 6 लेन रोड्स बनने लगी, बॉर्डर्स पे नए नए एयरपोर्ट बनने लगे, बॉर्डर टाउन सुदृढ़ होने लगे, यहाँ से वहां तक जाना आसान होने लगा, एयरलिफ्टिंग होने लगी, तो उसके बाद चीन नाराज होना ही था, जाहिर सी बात है ना। तो ना आपसे कश्मीर के आतंकवादी नाराज थे, ना आपसे पाकिस्तानी नाराज थे, ना आपसे चीनी नाराज थे। आज तो देखिए बाकायदा चौधरी फवाद हुसैन जो पाकिस्तानी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे, जो साइंस मिनिस्टर थे, उन्होंने खुल के कहा कि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि भाजपा और मोदी हार जाए, राहुल गांधी आ जाए और केजरीवाल आ जाए। कमाल की बात है, कमाल की। अपने देश में तुम इस लायक नहीं हो कि वोट डाल सको, अभी जेल से छूटे हो, हमारे देश का तुम चुनाव तय करोगे, बताइए। अच्छा देखें, तो अब ये 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उन्होंने आते ही मामला ठंडी बस्ते में डाल दिया। फिर 2007 में सो के उठे, फिर थोड़ा काम किया, ऐसे करते करते ये 2008-9 तक 10 तक गए। 10 में 2010 में फिर काम शुरू किया,
तो एक टनल की रूफ जो थी वो गिर गई। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझ गए कि काम वाम हमसे होगा नहीं, काम पता नहीं किससे होगा। इस बीच उन्होंने 2010 में शिलान्यास करा डाला। शिलान्यास साहब बॉर्डर की, अच्छा ये रोहतांग टनल दुनिया में सबसे ऊंची टनल है अपनी तरह की, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और मनमोहन सिंह को इससे दूर रखा गया। क्यों दूर रखा गया? क्योंकि शिलान्यास सोनिया गांधी से करा। कौन है सोनिया गांधी? हु इज शी? कौन थी? क्यों? उन्होंने एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद बना ली जो कि प्रधानमंत्री के ऊपर हो गई। इससे ज्यादा गैर संवैधानिक बॉडी हिंदुस्तान में हुई नहीं। सिर्फ 2 बार इस तरह के गैर संवैधानिक लोग आए हैं, एक बार संजय गांधी जो प्रधानमंत्री को चलाते थे, और एक बार ये सोनिया गांधी ने ये काम किया। तो मनमोहन सिंह को छोड़ दिया गया घर पे, और सोनिया गांधी वहां पहुंच गई, अपना पत्थर वत्थर लगवा लिया। उसके बाद वो टनल की रूफ गिर गई, फिर खत्म हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी आए, और 3 साल के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड स्पीड के साथ 2017 तक काम कंप्लीट करा दिया। ढाई ढाई साल, पौने 3 साल आप समझिए। जाहिर सी बात है, ये आइडिया अटल बिहारी का था, इसकी शुरुआत अटल बिहारी की थी, इसका अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यमंत्री ने किया, तो इसका नाम अटल टनल पड़ना ही था। और आज प्रियंका गांधी रोना रो रही है कि सोनिया जी के नाम पे टनल था। अरे सोनिया जी का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? क्या कंट्रीब्यूशन है सिवाय इसके कि उन्होंने उस टनल को रोक दिया? सोनिया गांधी का भारतीय राजनीति में क्या कंट्रीब्यूशन है? सोनिया गांधी का भारत में क्या कंट्रीब्यूशन है, सिवाय इसके कि उन्होंने अपने घर के हर मेंबर के लिए, अपने मायके में इटली से आए हुए अपनी बहन के लिए, तमाम लोगों के लिए बड़े बड़े बंगले अलॉट करा दिए। जितने घर में सदस्य थे सबके पास 3-3 एकड़ का बंगला। और क्या कंट्रीब्यूशन है आप बताइए? ये पूरी कहानी है साहब अटल टनल। और ये फवाद चौधरी का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के ये लोग सारे के सारे, वहां की मिलिट्री भी, वहां के आतंकवादी संगठन भी, वहां के बिगड़ैल ये पॉलिटिशियन भी नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना चाहते हैं और कांग्रेस को चाइना भी क्यों तो लाना चाहता है, चाहते हैं? चीन भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, तमाम पश्चिमी ताकतें चाहती हैं। इनको देखिए, आप इसको समझें, 200 साल अंग्रेज हम पे राज कर गए। वो आज भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ब्रिटिशर्स। 104 सैटेलाइट हमने एक साथ छोड़े। 104 सैटेलाइट में 90 सैटेलाइट अमेरिका के थे, बाकी इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के थे। ये आज भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमने उनसे ज्यादा अच्छी तकनीक डेवलप कर ली। देखिए, तकनीक का, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो आम आदमी को सुलभ हो जाए, तभी वो टेक्नोलॉजी है। तो आप अपना सैटेलाइट खुद नहीं छोड़ पाते। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितनी महंगी आपकी ग्रेविटी फिल्म बनी है, उससे कम बजट में तो हमने मंगल पे यान भेज दिया। आप अपने अपने सैटेलाइट छुड़वाने के लिए हमारे पास आते हैं, और ये बात आपको बर्दाश्त नहीं होती। आपको बर्दाश्त नहीं होती। आपके न्यूयॉर्क टाइम्स में अजीब अजीब से कार्टून्स छपते हैं कि साहब एक वो स्पेस क्लब है जिसमें लोग टाई कोट पहन के टाई चाय पी रहे हैं, और बाहर एक भारतीय गाय की रस्सी पकड़े हुए खटखटा रहा है कि हमें भी अंदर आना है। इस तरह के तमाम कार्टून आपने देखे होंगे। उनसे बर्दाश्त नहीं है। तो साहब केवल पाकिस्तानी नहीं हटाना चाह रहे हैं, चीनी हटाना चाह रहे हैं, अमरीकी हटाना चाह रहे हैं, यूरोपियंस हटाना चाह रहे हैं, आतंकवादी हटाना चाह रहे हैं। कुल मिला के वो तमाम लोग हटाना चाह रहे हैं जिनको भारत की राइस बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दुर्भाग्य से ऐसे लोगों का एक बड़ा हिस्सा भारत के अंदर भी मौजूद है। अनुपम जी, ये 1 जून को ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस के घटक नेताओं की मीटिंग क्यों बुलाई है? पहला ये, और दूसरे ये कि ये अरविंद केजरीवाल का आज एक बयान आया, राजदीप सरदेसाई ने कोई इंटरव्यू लिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ना तो कांग्रेस से हमने लव मैरिज की है, ना अरेंज मैरिज की है, ना कोई हमारा अस्थाई रिश्ता है। ये तो 4 जून तक के लिए है कि हमें मोदी को हराना है, इसलिए हम एकजुट होकर के इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसको गाली दे दे करके इन्होंने आम आदमी पार्टी खड़ी की थी और चुनाव जीते थे, और ये भी कसम खाई थी कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। उसके बाद समर्थन भी लिया, और अब तो कांग्रेस के साथ दिल्ली में गलबैयां लड़ रहे हैं, हरियाणा और गुजरात में भी मिलकर के लड़ रहे हैं, और चंडीगढ़ में भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में नहीं कर रहे हैं।
ये सब मुझे हंसी आती है कि अरविंद केजरीवाल इतना नंगा खेल खेलते। 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग खत्म हो गई, पंजाब में उनको आपके साथ लड़ना नहीं, अभी से उन्होंने आपका विरोध शुरू कर दिया। जहां भी गए आज तक कांग्रेस को ही तो डैमेज किया है उन्होंने। दिल्ली में कांग्रेस को खा गए, पंजाब में कांग्रेस को खा गए, गुजरात में जाके चुनाव लड़े, 14% वोट पाए और 14% कांग्रेस का कम हो गया। मतलब कितना बेशर्मी की बात है कि तुम जेल में थे तो तुम्हारी बीवी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों खड़े थे मंच पे। मैंने उस समय भी कहा था, ओंकार सर आपके शो पे कहा था कि कांग्रेस के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन अरविंद केजरीवाल से वापस पाने की, क्योंकि इनकी सारी जमीन केजरीवाल ने ली है। देखिए दिल्ली में वोटिंग होते ही बंदा फिर पलट गया, फिर आपको गालियां दे रहा है। मतलब कमाल का आदमी है भाई, कमाल का आदमी है। और राहुल गांधी की और कांग्रेस की पॉलिटिकल समझ को मैं क्या ही कह सकता हूं, वो अभी भी ऐसे ही बोलेंगे। रही बात 1 तारीख की मीटिंग की, ये मीटिंग बेसिकली सिर्फ एक बात की लिए बुलाई गई है ओंकार जी। आपको याद, आपने पढ़ा होगा कि ममता बनर्जी ने आने से मना कर दिया। ये मीटिंग सिर्फ एक काम के लिए बुलाई गई है, लोगों को ये बदलाने के लिए बताई गई है कि साहब अब जब 5 साल विपक्ष में बैठना है तो राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता ना रहे, वो इंडिया गठबंधन बना रहे और राहुल गांधी उसको लीड करके नेता विपक्ष बने। वो सिर्फ इसलिए बुलाई गई है कि साहब राहुल गांधी अगले 5 साल पूरे विपक्ष के नेता रहे। इसी के चलते इन्होंने अखिलेश यादव को भी दाना डालना शुरू कर दिया है कि साहब चुनाव हारे या जीते हम अपना समझौता जारी रखेंगे। हकीकत ये है कि आपने 2017 में भी देखा, 2 लड़कों की जोड़ी वो कैसे खत्म हुई, कितनी बदजुबानी से खत्म हुई। अरे अभी इस चुनाव के पहले आपने मध्य प्रदेश चुनाव में देखा कितनी बदजुबानी हुई। एक एक महफिल में जाके, एक एक सभा में जाके अखिलेश यादव कहते थे कि साहब कांग्रेस को वोट मत देना, धोखेबाज लोग हैं। इनके प्रमुख प्रवक्ता राहुल गांधी को मंदबुद्धि और पता नहीं क्या क्या अर्ध विकसित तो क्या क्या लिखते थे। अजय राय कहते थे कि अपने बाप के नहीं हुए हमारे क्या होंगे। तो ये जो 1 जून की आप बैठक देख रहे हैं, मूलतः विपक्ष को यह समझाने के लिए है कि तुम्हारे नेता राहुल गांधी हैं और इसीलिए ममता बनर्जी ने आने से इनकार कर दिया। केजरीवाल शायद उस बैठक में ना जाने के लिए ही आज उन्होंने ललकार दिया है कि हमारी कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। साहब हो गया दिल्ली में वोटिंग, अब हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। वैसे भी मैं मानता हूं कि 1 तारीख तक केजरीवाल अपने आप को किसी ना किसी अस्पताल में भर्ती करा लेंगे और कहेंगे अब हमको दिल्ली, अब जेल ले जाना है तो घसीट के स्ट्रेचर पे ले जाओ, एम्बुलेंस पे ले जाओ। केजरीवाल कोई भी काम बिना नाटक के नहीं करते हैं, आपको मालूम है। आप मान के चलिए वो 1 तारीख तक किसी ना किसी अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे। ले दे के इनके पास वही कौन आएगा, आप देखिए मायावती है नहीं, नीतीश है नहीं, वही 2-4 लोगों का जमावड़ा हो जाएगा। शरद पवार चले आएंगे तो वो कभी कभी मुझे लगता है क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को, वो चले आएंगे। स्टालिन उद्धव कभी तो उद्धव तो लंदन में है, उनकी जानकारी आ गई है। वो मीटिंग में नहीं आएंगे, ममता बनर्जी भी नहीं आएंगी। तो वो आ जाएंगे, उनके साथ जाते हैं। ममता ने तो बाकायदा कह दिया हम नहीं आएंगे। वो स्टालिन वगैरह इन मीटिंगों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अखिलेश आ जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे, राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे, हो गई मीटिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 तारीख की मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई जाए। ठीक है, राहुल गांधी की बात तो आपकी मान ली, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं और इन्हीं के खेमे से आ रही है। अजीत अंजुम की एक सहयोगी है नीलू व्यास, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है आज, और वो ये कह रही है बैठी हुई कि साहब अगर मतों की लूट हुई और लूट के सहारे सरकार बनी मोदी की तो बड़ा जन आंदोलन छिड़ेगा देश में और ये मामला कोर्ट में भी जाएगा। राहुल गांधी तो कहते ही रहे हैं लंदन वगैरह में कि किरोसिन छिड़क रखा है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सहयोगी गठबंधन दलों के नेताओं की टोह लेना चाह रही हैं कि हम
4 जून को नतीजे आने के बाद जो बवाल खड़ा करेंगे देश में, उसमें वो कितने सहयोगी होंगे। मैं नीलू व्यास की आवाज सुनवा देता हूँ, वीडियो तो नहीं दिखा सकता दर्शकों को, कॉपीराइट का मामला बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़े जन आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। जन आंदोलन उस संभावना में होगा अगर मान लीजिए कि वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर इसको लेकर कैसे बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। बहुत सारे एक्टिविस्ट ने मुझे ये भी बताया कि इसको लेकर हम वोट की जाएंगे, हो सकता है चुनाव रद्द हो जाए। ये सब अभी सारी पॉसिबिलिटीज। लेकिन आज जहां पर मैं हूँ, ये जगह जवाहर भवन है और यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर एक बड़ा मंथन चल रहा है। इसके पहले इसी तरीके का एक आयोजन बैंगलोर में हुआ था। यानी जवाहर भवन में भी मंथन चल रहा है, इसी तरह का मंथन बेंगलुरु में भी हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों में ये सब चल रहा है और 4 जून को नतीजे आने के बाद ये शांति से नहीं बैठेंगे। साहब एक बहुत बड़ी बात आपने सुनाई। आपने सुना वो चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चुनाव ही रद्द करा देंगे। और वोटों की चोरी कैसे पकड़ी जाएगी, आज तक तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। दिग्विजय सिंह अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज आए थे, उन्होंने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था जो मैंने अपने अखबार में बड़ी प्रमुखता से छापा था। उन्होंने कहा था या तो हम चुनाव जीतेंगे और या ईवीएम में बेईमानी होगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। वो अटल बिहारी से मत कंपेयर कीजिए, इंडिया शाइनिंग का नारा दे के हार गया और फिर बोले जनादेश शर्मा थे। ये तो जब 2014 में हारे तो भी इन्होंने कहा जनता को बेवकूफ बना दिया, जबकि चुनाव ही खुद कराया था, बेईमानी कर ली। देखिए तो चुनाव कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। रही बात अदालत जाने में, तो साहब अदालत का तो बाहर इनका पैर एक दिन के लिए नहीं पड़ा ईवीएम को लेके, कोई ना कोई याचिका पड़ी रहती है। अदालत तो आप हर तरह सुप्रीम कोर्ट में लगातार मौजूद हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं मान के चलता हूं कि अगर ओंकार जी को यह बात मालूम है, मुझे मालूम है, तो सरकार को भी मालूम होगी। मान के चलता हूं कि सरकार को भी इस बात का आइडिया होगा। वैसे 1 जून की बैठक बुलाने के पीछे एक कारण और बताते हैं लोग। कांग्रेस इस बात को इंश्योर करना चाहती कि राहुल गांधी का कुछ कद इसलिए भी बढ़ जाए क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इस बार तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस टूट जाएगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और केजरीवाल और राहुल गांधी के गठबंधन और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का तो लगभग अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। हो गया साहब, उन्होंने कह दिया, उन्होंने तलाक करा लिया ना। अभी फिर कभी हलाला होगा और फिर होगा निकाह, तो नहीं आते, लेकिन अभी तो उन्होंने तलाक कह दिया ना। उन्होंने कहा ना लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है, फिनिश्ड। पर उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा लगा पूरे चुनाव अभियान के दौरान कि ना तो तेजस्वी यादव ने कोई ऐसी मजबूरी शो की कि हमें राहुल गांधी की या कांग्रेस की जरूरत है, और ना ही अखिलेश यादव ने की है। बल्कि अखिलेश यादव के तो कुछ बयान आए हैं, बीच बीच में वायरल भी हुए हैं कि ये कांग्रेस वाले बहुत उस किस्म के हैं, इनसे होशियार रहना, उनके पुराने बयान हैं, लेकिन वो वायरल किए गए बाकायदा। तो इनके गठबंधन कब तक चलेंगे बिहार में, और उत्तर प्रदेश में कब तक चलेंगे, या ये भी खत्म? जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, इतने लंबे कैरियर में 20 साल के, वो आज तक उनका गठबंधन किसी से नहीं चला ही नहीं। तो महागठबंधन बना के बैठे थे, उसके भी पुर्जे पुर्जे कर डाले। जयंत चौधरी अलग, ओम प्रकाश राजभर अलग, संजय निषाद अलग, पल्लवी पटेल अलग, मायावती अलग। 2017 में बनाया तो वो भी आपने देखा, इनका एक भी गठबंधन आज, इन्होंने कोई गठबंधन छोड़ा नहीं और कोई गठबंधन बचा नहीं। वैसे भी आप जान लें, शिकस्त के बाद गठबंधन होते हुए मैंने आज तक भारतीय राजनीति में नहीं देखा। सर आपने मुझसे ज्यादा राजनीति देखी, कि आपको ऐसा एक भी चुनाव याद आता है जहां हारने वाली पार्टियों ने तुरंत किसी गठबंधन को बना लिया हो? गठबंधन तो वैसे भी ये लोग चुनाव की पूर्व संध्या पे बनाते हैं। ये गठबंधन का कुछ चक्कर नहीं है। ये ऑडियो बहुत डेंजरस है, जहां पे ये बैठ के ये सारी पार्टियां ये बात कर सकती हैं, क्योंकि हकीकत तो इन्हें मालूम ही है ना, ये बोले कुछ भी, हकीकत तो इन्हें मालूम ही है। तो ऐसे में ये सब बात ये जरूर कर सकती हैं कि साहब जैसे किसान आंदोलन भड़काया था, तो फलाना आंदोलन निकाला आंदोलन भड़काया था, तो इस बार नतीजे आते ही पेट्रोल तो छिड़का ही हुआ है, आग लगा दिया जाती है और हम चुनावी नतीजों को मानने से ही इनकार कर दें। अभी तक देखिए इन्होंने काफी समय तक
50 चुनाव हारे और सारे चुनाव में कह दिया बेईमानी है। तो इस बार ये चुनावी नतीजों को मानने से ही इनकार करने वाली बात आ रही है। मायावती भी लगातार ईवीएम पे प्रहार करती रहती है, वो इन लोग के गठबंधन का हिस्सा नहीं है, पर ईवीएम पे वो भी कहती रहती है। ईवीएम को लेके सभी लोग का रोना चलता रहता है, उसका क्या कर सकता है कोई। शायद साउथ इंडिया में दूसरी ईवीएम भेजी जाती है, नॉर्थ इंडिया में दूसरी ईवीएम भेजी जाती है, कर्नाटक में दूसरी ईवीएम भेजी गई, वेस्ट बंगाल में दूसरी ईवीएम भेजी गई। तो अब इसका कैसे क्या कहा जाए, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि इन लोग शरारत जरूर करेंगे। और इसको कैसे देखते हैं, चलते चलते इस पर भी एक चर्चा कर ली जाए। ममता बनर्जी का बयान आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने जा रहे हैं, अगर उसका टेलीविजन पर प्रसारण हुआ तो वो इसे चुनाव आयोग में ले जाएंगी। क्या मतलब है इस बयान का? फ्रस्ट्रेशन सर, है, क्या है ये? आज आपने अपना प्रोग्राम मणिशंकर अय्यर से शुरू किया और मुझे उनका चीनी युद्ध में इस तरह मुझे बहुत दुख हुआ चीन वाले बयान से उनके, और अंततः कम से कम खत्म होते होते आपने एक मजेदार टॉपिक छेड़ दिया। और नरेंद्र मोदी, अच्छा मुझे आप बताएं ओंकार जी, नरेंद्र मोदी क्या मेडिटेशन के लिए एक हफ्ते बाद नहीं जा सकते? उनको भी मजा आता है इनको छेड़ने में, उनको भी मजा आता है। आप देखिए 31 को कह दिया हम मेडिटेशन जा रहे हैं। अरे ममता बनर्जी ने तो सिर्फ बयान दिया है साहब, रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए, लिखित शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि साहब 31 के बाद एक साइलेंट पीरियड है, इसमें कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। उनका कहा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं मेडिटेशन करेंगे, वो चुनाव प्रचार है, उसके बारे में बात होगी वो चुनाव। अब ये भी देखिए बहुत मजेदार बात है, क्या नरेंद्र मोदी एक हफ्ते बाद मेडिटेशन नहीं कर सकते थे? उनको भी इसी समय करना था मेडिटेशन। अच्छा, वो मैसेज भी देना चाह रहे हैं, मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि साहब चुनाव तुम्हारे लिए चुनाव है, हम तो 2 दिन पहले ही चुनाव छोड़ दिए, तुम 1 तारीख कह रहे हो, हम तो 30-31 पहले ही छोड़ दिया मैंने साहब चुनाव, हम जा रहे हैं, हम तो चले हिमालय ध्यान लगाने, तुम लोग हार बार के रहो तो हम आते तब तक। तो मतलब वो भी, उनको भी देखिए, वो बैठे बैठा है एक तीर से 2 शिकार किया उन्होंने। एक तो उन्होंने ये दिखाया कि साहब तुम लोग चुनाव में लगे हो, मैं जा रहा हूं ध्यान लगाने। ये अपने आप में कितनी बेइज्जत करने वाली बात है कि जहां हर आदमी गले तक चुनाव फंसा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चुनाव ना लड़ते रहो, मैं चला ध्यान लगाने। और दूसरा ये कि साहब अब वो उसको लेके परेशान है। पिछली बार केदारनाथ में उनके पिक्चर्स आ गए थे, वीडियो आ गया था, अब सब परेशान है कि साहब अब ये बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, तो कैसे होगा। तो मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी साहब के मेडिटेशन वाले प्रोग्राम के बारे में मीडिया जब बताएगा तब बताएगा, बताएगा नहीं बताएगा वो सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी के सौजन्य से ये बात जितनी ज्यादा प्रचारित हो सकती थी हो गई। आपको ध्यान होगा एक बार जब कमलापति त्रिपाठी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस के, तो अर्जुन सिंह में और कमलापति त्रिपाठी में, ये किस ईयर की बात है सर? ये शीत युद्ध हो गया था। ये ईयर तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन काक ने एक कार्टून बनाया था जनसत्ता में। नहीं, ये 80 के दशक की बात है कि 70 के दशक? शायद 90 के दशक की बात होंगी, 80 और 90 के दशक में, 90 के दशक में कमलापति त्रिपाठी प्रेसिडेंट बने थे सर, आप कह रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी का करियर तो मैंने देखा, मुझे तो कमलापति का करियर ही नहीं याद है साहब, मुझे कार्यकारी अध्यक्ष कार्य, हाँ 80 के दशक की बात होंगी जब ये जनसत्ता शुरू, 80 के दशक में मैं स्कूल में था। हाँ, तो ये उस समय जो है एक कार्टून काक ने बनाया था जनसत्ता में कि अर्जुन सिंह एक कंकड़ उछाल उछाल करके कमलापति त्रिपाठी के सिर में मार रहे हैं, और वो बड़ा चर्चित कार्टून था क्योंकि अर्जुन सिंह उनको छेड़ते रहते थे, कमलापति त्रिपाठी को, बनती नहीं थी दोनों की आपस में। तो नरेंद्र मोदी का ये वैसा ही रूप हम देख रहे हैं, वो वही है इनके सिर पर जो है कंकड़ उछाल रहे हैं। मैं सर फिर से सवाल कर लूं अपने दर्शकों से कि नरेंद्र मोदी को चुनाव के 48 घंटे पहले मेडिटेशन की क्या जरूरत थी, और अगर मेडिटेशन कर भी रहे हो तो ऐसे कह क्यों रहे हो? उन्होंने इनको से छेड़ दिया है। इन्होंने एक तो ये बताया कि तुम लोग भाग दौड़ रहे हो चुनाव में, वोटिंग डे भी भागोगे, हम कहीं अपना विवेकानंद रॉक पे अपना ध्यान लगाए बैठे होंगे। तो एक तो तुमको तुम्हारी हैसियत बताई, दूसरे
उन्होंने ये बात कह के एक तरह से फिर से इनको छेड़ दिया है। और आप देखिए कैसी तड़पड़ाहट आपको नजर आ रही है। ममता का बयान आ गया, कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव आयोग पहुंच गए। अभी कल आप कहते हैं अखिलेश यादव को। अच्छा देखिए एक चीज और होगी, अभी इन्हीं में से कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन निकलेगा और मोदी के बहाने सनातन को गाली देने लगेगा, और उसका असर आपको सातवीं चरण पे नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन थैंक यू नेटवर्क सर, के लिए इतना समय निकालने के लिए और थैंक यू कई सर, मुद्दों पर थॉरली चर्चा। एंजॉयड माय सेल्फ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।